हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस। इसको हम करेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। पहला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सिद्धांत से। राजनीतिक सिद्धांत की अवनीति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो प्रत्यक्षवाद इसमें उत्तरदायी होता है, इतिहासवाद होता है, नैतिक सापेक्षवाद होता है, लेकिन वैचारिक बहुवाद इसके अंतर्गत नहीं आता। नैतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं: महान राजनीतिक दार्शनिकों की परंपरा का अवसान, दूसरा इतिहासवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, तीसरा इतिहास शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा, चौथा व्यवहारवाद का उदय एवं प्रभाव, पांचवा तथ्यों के संलग्न पर दिया जाने वाला जोर। नेक्स्ट आते हैं नव उदारवाद। निम्न में विश्वास नहीं करता। तो जो नव उदारवाद होता है वो स्टेटिजेशन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन डीरेगुलेशन पर करता है, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन पर करता है, विनिवेश अर्थात डिस इन्वेस्टमेंट पर भी निवेश या विश्वास किया जाता है। इसमें नव उदारवाद मुक्त या खुले समाज की आवश्यकता पर बल देता है। यह सामान्यतः राज्य एवं विशेषकर उसकी हीग्लियस संकल्पना एवं समाविष्टि से संबंधित सिद्धांतों में बौद्धिकवाद विरोध प्रवृत्ति का द्योतक है। हेयक, फ्रीडमैन और नॉर्जिक प्रमुख नव उदारवादी विचारक हैं। नेक्स्ट आते हैं विचारधारा को किसने इस रूप में परिभाषित किया है कि विचारों का समूह जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कार्यों के लक्ष्य साधनों को व्यवस्थित करते हैं, स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद्ध करते हैं, इस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या ऐसा कार्य दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संशोधित करने, उखाड़ने और पुनः निर्मित करने का लक्ष्य करता है। इसका संबंध है मार्टिन सेलिगर से। मार्टिन सेलिगर ने विचारधारा को निम्न रूप में परिभाषित किया है: विचारों का समूह जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कार्यों के लक्ष्य एवं साधनों को स्थापित करता है, स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद्ध करते हैं, उस पर ध्यान दिए बगैर कि क्या ऐसा कार्य दी गई सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, उखाड़ने या पुनर्निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट आता है नीचे दिए गए हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है राजनैतिक दार्शनिक राजनैतिक सिद्धांतवेत्ता होते हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, समस्त राजनैतिक सिद्धांतवेत्ता अनिवार्य तौर पर राजनैतिक दार्शनिक नहीं होते, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों कथन सही हैं। राजनैतिक दार्शनिक राजनैतिक सिद्धांतवेत्ता होते हैं और समस्त राजनैतिक सिद्धांतवेत्ता अनिवार्य तौर पर राजनैतिक दार्शनिक नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चिंतक और उनकी अवधारणा बताइए। पहले हैं एम फूको। इनका संबंध है बायो पावर से अर्थात जैव शक्ति सत्ता से। स्टीवन लुकस का संबंध है सत्ता का उग्रवादी दृष्टिकोण से। स्टीवर्ट ग्लेक का संबंध है सर्किट ऑफ पावर से और F निट्से का संबंध है विल टू पावर से। एम फूको का संबंध है बायो पावर से। स्टीवन लुकस का संबंध है सत्ता के उग्रवादी दृष्टिकोण से। स्टीवर्ट ग्लेक का संबंध है सर्किट ऑफ पावर से और F निट्से का संबंध है विल टू पावर से। नेक्स्ट आते हैं, आप लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को किस उदार चिंतक से संबंधित करेंगे? तो इनका संबंध है माइकल डायल से। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत उदार चिंतक माइकल डायल से संबंधित है। मूल रूप से इसका प्रतिपादन कांट ने किया है। नेक्स्ट आते हैं राजनैतिक दार्शनिक से संबंधित प्रश्न। किसने कहा है करारोपण बलात् श्रम के बराबर होता है? ये कहा है नॉजिक के द्वारा। नॉजिक न्यूनतम राज्य के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि व्यक्तियों के अधिकार पवित्र हैं तथा किसी भी स्थिति में इनका हनन सहन नहीं किया जा सकता। नॉजिक ने न्याय के अधिकारिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आता है किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? ये कहा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। मार्क्स के अतिरिक्त मूल का सिद्धांत ही यह सिद्धांत है जिसके द्वारा इन्होंने स्पष्ट किया है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्स के शब्दों में श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल है। नेक्स्ट आता है प्लेटो का पुनः प्रकटन किस में पाया गया है? तो प्लेटो का पुनः प्रकटन सर थॉमस मोर का यूटोपिया में दिखता है।
कैंपानेला की सिटी ऑफ द सन में दिखता है। बेकन का न्यू अटलांटिस में दिखता है। उपयुक्त सभी में दिखता है। प्लेटो के पुनः प्रकटन इसमें पाया जाता है। सर थॉमस मोर का इटोपिया में मिलता है। कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन में मिलता है और वेकन का न्यू अटलांटिस में भी देखने को मिलता है। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तो अरस्तु के संबंध में पुरुष स्वभाव से असमान है, ये सही हो जाएगा। उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्था होती है, ये भी सही हो जाएगा। स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं, ये कथन भी सही है। दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती, तो ये गलत हो जाएगा। अरस्तु ने दासों को मनुष्यों की श्रेणी में ना रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है। दास परिवार की संपत्ति है, इसका उपकरण है। उनके परिवार के प्रमुख अंग में निम्न को रखा गया है: स्वामी एवं सेवक, पति एवं पत्नी, पिता एवं संतति। इसने स्त्री को पुरुष के अधीन माना है। नेक्स्ट आते हैं उपयोगितावाद के जे.एस. मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण निम्नलिखित में से किसने सहायता की है? तो इनका नाम है श्रीमती हैरियट टेलर ने। उपयोगितावाद के जे.एस. मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में श्रीमती हैरियट टेलर ने सहयोग किया है। नेक्स्ट आते हैं हाब्स के लिए पेलिसिटी का अर्थ क्या है? तो पेलिसिटी का अर्थ होता है उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता रहती है, इसको फेलिसिटी कहा जाता है। हाब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता। हाब्स इंग्लैंड के प्रमुख समझौता विचारक हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रकृति पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने की है? ये की गई है पैरवी रूसो के द्वारा। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझता है। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की तरह वह पैदा होकर प्राकृतिक रूप में ही वह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन किया है। कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? उपयुक्त में से किसी में नहीं किया गया है। लॉक अपनी पुस्तक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में अनुभववाद का विचार प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है जो 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। लॉक अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के प्रथम भाग में रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रिआर्का का खंडन किया है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए किसी भी विकल्प में सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है समाज की राजनीति को 2 सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। पहला, दूसरों को स्व मानकर उनके साथ व्यवहार करो। दूसरा, अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो। यह किसका कथन है? ये अरविंदो का कथन है। पहला आता है समाज की राजनीति को 2 सिद्धांतों पर आधारित माना है। दूसरों को स्व मानकर उनके साथ व्यवहार करो और दूसरा, अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो। यह कथन अरविंदो का है। एम.एन. रॉय की गतिविधियां घटनाओं के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले होते हैं, पहले आता है कॉमिंटर्न से बाहर निकलना। दूसरा, साप्ताहिक पत्रिका द इंडिपेंडेंट इंडिया प्रारंभ किया गया दूसरे नंबर पर। तीसरे में जो उग्रवादी कांग्रेसी थी उनकी लीग गठित की गई और चौथे में भारतीय पुनर्गठन आंदोलन प्रारंभ किया गया। एम.एन. रॉय की गतिविधियों का आरोही क्रम होगा। कॉमिंटर्न से बाहर निकलना 1928, साप्ताहिक पत्रिका द इंडिपेंडेंट इंडिया 1931 में लिखी गई। उग्रवादी कांग्रेसियों की लीग गठित की गई 1940 में और पुनः भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया सबसे लास्ट में। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित प्रश्न।
चौथे सत्र के लिए यूएस राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? इनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। चौथे सत्र के लिए यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चुना गया था। पहली बार 1932 में चुने गए, दूसरी बार 1936 में चुने गए, तीसरी बार 1940 में चुने गए और चौथी बार 1944 में चुने गए। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि उदार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्शों के रूप में व्याप्त स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल संस्थानों की कार्यकारिता की नागरिकगण आलोचना करने लगे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कथन मतलब कथन सही है, कारण देखते हैं। सरकारों में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अस्वीकृति प्रकट करती है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। ये भी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों कथन सही हो जाएंगे। ए, उदार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल आदर्श के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की मूल संस्था की कार्यकारिता को नागरिकगण आलोचना करने लगते हैं। आर कहता है सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अस्वीकृति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने में राजनीतिक प्रणाली की क्षमता कम करता है। संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है यूके से। भारत के संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया ब्रिटेन की तरह आसान है, अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। यूके में संविधान आलिखित है, इसी कारण से यहाँ संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है? ये कहा था जिम्मी कार्टर ने। राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में यूएस के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने कहा था कि केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदा ला सकती है। यूएस राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पहला क्या है? सही है। दूसरा, रिचर्ड निक्सन पर महाभियोग एक वोट से असफल हो गया था, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, प्रतिनिधियों के सदन को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त होती है, ये सही हो जाएगा। चौथा, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा बाद का परीक्षण किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। व्याख्या, यूएस राष्ट्रपति के बारे में निम्न कथन सही हैं, जैसे किसी भी यूएस राष्ट्रपति को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सही है। दूसरा, प्रतिनिधियों के सदन को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीनेट द्वारा बाद का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विकास का मॉडल और उनकी विशेषताएं बताइए। पहला है बुर्जुआ मॉडल। इसका संबंध है विधानमंडल एवं निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास से। नेक्स्ट है निरंकुश मॉडल। इसका संबंध है दमित मध्यम वर्ग से। थर्ड है टेक्नोक्रेटिक या तकनीक तंत्रवादी मॉडल का संबंध है निम्न राजनैतिक प्रतिभागिता एवं उच्च विदेशी निवेश से। और फोर्थ आता है पीपलिस्ट मॉडल का संबंध है उच्च राजनैतिक प्रतिभागिता एवं आर्थिक असमानता पर जोर देता है। विकास का मॉडल और उनकी विशेषताएं। बुर्जुआ मॉडल, यह विधानमंडल एवं निर्वाचन प्रक्रिया का शहरी आर्थिक समृद्धि विकास है। नेक्स्ट आता है निरंकुश मॉडल, यह दमित मध्यम वर्ग है। थर्ड है टेक्नोक्रेटिक मॉडल, यह तकनीक तंत्रवादी से संबंध है निम्न राजनीति प्रतिभागिता और उच्च विदेशी निवेश से। और फोर्थ आता है पॉपुलिस्ट मॉडल, उच्च राजनीतिक प्रतिभागिता एवं आर्थिक असमानता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही है? बताइए। पहला, यूएसए की तुलना में स्विट्जरलैंड
स्विट्ज़रलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, तो स्विट्ज़रलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, पहला सही है। दूसरा, स्विस सरकार को अलगाव की स्थिति में सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार है, तो सैनिक हस्तक्षेप कर सकती है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा, अवशेषीय शक्ति इकाइयों की होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। स्विस राजनीतिक प्रणाली एकात्मक है, तो ये गलत है, एकात्मक प्रणाली नहीं पाई जाती। स्विस राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्न कथन सही हैं। पहला, यूएसए की तुलना में स्विट्ज़रलैंड में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, ये सही हो जाएगा। दूसरा, स्विस सरकार को अलगाव की स्थिति में सैनिक हस्तक्षेप का अधिकार होता है, ये भी सही है। अवशेषी शक्तियाँ इकाइयों की होती हैं, ये सही है। स्विस राजनीति प्रणाली एकात्मक ना होकर बहुल है, अर्थात स्विस कार्यपालिका बहुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल या पार्टी प्रणाली का गुण कौन सा नहीं होता? तो एक दल पार्टी का कौन सा गुण नहीं पाया जाता, ये बताएंगे। ये सांप्रदायिक, जैसे कि अन्य क्षेत्रीय वर्ग, वैचारिक समर्थन होता है, पहला सही है। ये पार्टी बंद, सत्तावादी, प्रत्यक्ष कार्यवाही वाली और दमनकारी संगठन हो सकता है, ये भी सही हो जाएगा। विस्तृत हो सकती है, राष्ट्रीय एकीकरण, समुदाय निर्माण, लामबंदी, मोबिलाइजेशन संबंधी प्रक्रिया इसमें हो सकती है, ये भी सही है। व्यापक, सेवार्थ उन्मुखी और व्यवहारिक समर्थन इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता। जिस देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वह की दल प्रणाली को एक दलीय कहा जाता है। एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी एवं जनहित विरोधी समझा जाता है। नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक अवधारणा से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किस चिंतन ने आधुनिकीकरण को 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है? तो आधुनिकीकरण को परिभाषित किया गया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि नवप्रवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था, विविधित नम्य सामाजिक संरचना और प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत विश्व में कौशल एवं ज्ञान के लिए सामाजिक आधार। ये सब किसके बारे में कहे गए हैं? ये डेविड ई एप्टर के द्वारा कहा गया है। डेविड ई एप्टर ने आधुनिकीकरण की 3 स्थितियों के संबंध में परिभाषित किया है। पहला, नवप्रवर्तनीय सामाजिक व्यवस्था, दूसरा विविधित सामाजिक व्यवस्था, तीसरी प्रौद्योगिक रूप से उन्नत विश्व में कौशल एवं ज्ञान के लिए सामाजिक आधार। नेक्स्ट आते हैं, लुसियन पाई के अनुसार राजनैतिक विकास के संकट निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो ये होती है पहचान का संकट और दूसरा होता है नेतृत्व का संकट, लेकिन वैधता का संकट और अखंडता का संकट इसमें नहीं पाया जाता। लुसियन पाई के अनुसार राजनैतिक विकास के संकट निम्न होते हैं। पहला, पहचान का संकट, दूसरा वैधता का संकट, तीसरा वितरण का संकट, चौथा सहभागिता का संकट, पांचवा समेकन का संकट और छठवां अन्वेषण का संकट। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न बताइए। पहला है, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने यह कथन कहा है? पहला, कहा गया है कि हम जबकि चाहते हैं कि संविधान ठोस और इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता। यदि हम किसी को जड़ या स्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित व्यक्ति के विकास को रोक देते हैं। ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के इतिहास में जो संविधान है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम चाहते हैं कि यह संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई भी स्थायित्व नहीं होता। यदि आप किसी को जड़ या स्थायी बना देते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में, दोनों ही अनुच्छेद आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय समयोपरि संवैधानिक उदारता,
मानवाधिकार को विस्तृत करने, उनकी संरक्षण करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने, आकार देने में अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है। और इससे भी परे जो संविधान के निर्माताओं ने कल्पना की थी वो कि न्यायालय अन्य देशों में भूमिका निभाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। मतलब वैसे ही भूमिका निभा रहा है, तो ये कथन सही है, पहला गलत था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है तथा समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर निर्णय देकर यह भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने का काम करती है। इस प्रकार से जो कारण है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जनहित याचिका निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोज नहीं है? तो यह समाज की उपरांतीकृत वर्ग के प्रति न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व है, पहला सही हो जाएगा। यह लोक स्टडी इसके अंतर्गत नहीं आता। जन भावनायुक्त नागरिक निर्धन की ओर से न्यायालय जा सकता है, तो ये सही है। याचिकाओं को निपटाने में न्यायपालिका कार्यविधिक औपचारिकताओं की अनदेखी करती है, तो ये सही हो जाएगा। पहला, जनहित याचिका से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानून या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। इसके संबंध में विशेष बात यह है कि न्यायालय बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर की गई कार्यवाही करेगा। नेक्स्ट आते हैं, 61वें संवैधानिक संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो 61 में दिया गया था, चुनाव से संबंधित था, मतदान की आयु कम करने से संबंधित है। 61वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष कर दी थी पहले, लेकिन बाद में उसको 18 वर्ष कर दिया गया घटाकर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में भारत परिषद अधिनियम में हुई थी, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो संघ समिति, जो संघ शक्ति समिति थी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता की थी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सर वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आयोग और उनकी मुद्दे बताइए। कौन सा आयोग किस मुद्दे के लिए बनाया गया था? महाजन आयोग का संबंध है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के लिए। श्री कृष्णा आयोग का संबंध है तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से। पुच्छी आयोग, इनका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, पूंछ लगा है केंद्र और राज्य के बीच में। और सच्चर समिति बनाई गई थी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब बीच में सच सच बोलेगी है सच्चर समिति। आयोग और उनसे संबंधित मुद्दे। महाजन आयोग का संबंध है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से। दूसरा, श्री कृष्णा आयोग का संबंध है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। श्री कृष्ण आंध्र और तेलंगाना विवाद के लिए जाने जाते हैं। महाजनों के लिए तो मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद है। पुंछी आयोग ये केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। और सच्चर आयोग यह मुस्लिम अल्पसंख्यक से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, 8वीं लोकसभा 1984 में सबसे बड़ा विरोधी दल कौन था? तो इसमें थी तेलुगु देशम पार्टी, सबसे बड़ी विरोधी दल के रूप में आई थी। 8वीं लोकसभा जो कि 1984 में सबसे बड़ी विरोधी दल तेलुगु देशम पार्टी थी। 8वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से 508 में से 401 आई थी
और तेलुगु देशम पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। पहला, संविधान के निर्देशक सिद्धांत के रूप में पंचायती राज का उल्लेख है, तो ये सही है। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। सादिक अली समिति भारत में पंचायत प्रणाली की कार्यकारिता की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, GVK राव समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी, तो ये सही है। चौथा, स्थानीय सरकार का राज्य सूची में वर्णन किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन सही हैं। पहला, संविधान में निर्देशक सिद्धांत के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। GVK राव समिति योजना आयोग के द्वारा नियुक्त की गई थी, तो ये भी सही है। तीसरा, स्थानीय सरकार का राज्य सूची में उल्लेख किया गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि भारत में योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधानिक निकाय है, तो पहला क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। दूसरा, यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये गलत है, नहीं किया गया है। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत में योजना आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही विधिक है। दूसरे शब्दों में यह गैर संवैधानिक है। वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। भारतीय संसद एवं उनके प्रमुख मुद्दे। पहला क्वेश्चन है इसमें कथन और कारण से। कथन कहता है कि जाति व्यवस्था प्रारंभिक समाज का सारथी बंद व्यवस्था जहां व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार का कार्य करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवित रहते थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जाति प्रणाली अपने में सामाजिक संरचना मानकीय धार्मिक व्यवहार की विशेषताएं समाविष्ट करती है और हिंदू जाति समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में काफ़ी व्यापक विचार प्रदान करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। सामान्यतः यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई है। प्रारंभ में जाति प्रथा के बंधन कठोर ना थे और वह जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित थे। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आई और वह जन्म पर आधारित हो गई तथा एक जाति से दूसरी जाति में अंतःक्रियाएं असंभव हो गईं। चूँकि यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी, अतः इसमें आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्व का समावेश किया गया। नेक्स्ट आते हैं भारत में राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया है, तो ये किया था मायरोन वीनर के द्वारा। मायरोन वीनर ने भारत में राजनीति का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आते हैं कार्यक्रम जन्मभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। कार्यक्रम जन्मभूमि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। उपागम और उनकी विशेषताएं। उपागम व्यवहार परख का संबंध है प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण करने से। नेक्स्ट आते हैं नौकरशाही का संबंध किससे है, कानूनी तर्कयुक्त सत्ता से संबंधित है। तीसरा, पारिस्थितिकी का संबंध किससे है, तो यह कृषिक पारगमन औद्योगिकरण से है। और चौथा, सामान्य प्रणाली का संबंध है समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली से। उपागम और उनसे संबंधित विशेषताएं। पहले आती हैं व्यवहार परख। यह प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण करती हैं। दूसरा, नौकरशाही, यह कानूनी तर्कयुक्त सत्ता है। चौथी, पारिस्थितिकी, यह कृषिक पारगमन औद्योगिकरण से संबंधित है। और चौथा, सामान्य प्रणाली, यह समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सरोकार रखता है, तो ये हो जाएंगे लाइन एजेंसी। यह सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में सरोकार रखती है लाइन एजेंसी। सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्यों को संपन्न करता है। इन्हें निर्णय लेने और निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं संगठन के 4 विभिन्न आधारों को निम्नलिखित में से किसने 4 PS का नाम दिया है, ये दिया गया है लूथर गुलिक के द्वारा। संगठन के 4
भिन्न आधारों को लूथर गुलिक ने 4P का नाम दिया है और ये 4P के आधार हैं। पहला पर्पस जो कि कार्य या उद्देश्य बताता है, दूसरा प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया बताता है, तीसरा पर्सन व्यक्ति को बताता है और चौथा क्षेत्र या प्लेस को बताता है। नेक्स्ट आते हैं मुख्य कार्यालय से सत्ता का क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्योजन का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण होता है मुख्य कार्यालय में भीड़ कम करना। एक अधिकरण को अपनी शक्ति का किस मात्रा तक केंद्रीकरण करना चाहिए और किस मात्रा तक विकेंद्रीकरण, यह बात कई तथ्यों पर आधारित है। उत्तरदायित्व का तत्व, प्रशासनिक तत्व और कार्यात्मक तत्व और बाह्य तत्व। नेक्स्ट आते हैं लोक सेवा के लिए निवास स्थान योग्यता सर्वप्रथम किसने निर्धारित की थी? तो इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने निर्धारित की थी। अमेरिका में औपचारिक शिक्षा को लोक सेवा के लिए अनिवार्य नहीं रखा जाता था, इसलिए वहाँ लोक सेवा में अनुभव का बहुत महत्व था। लोक सेवा से बाहर रहकर जो व्यवहारिक अनुभव होता था उसके आधार पर ही भर्ती की जाती थी। नेक्स्ट आते हैं भारतीय पुलिस सेवा के लिए काडर नियंत्रण करने वाली सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी है? ये है गृह कार्यकलाप मंत्रालय। भारतीय पुलिस सेवा के लिए काडर नियंत्रण करने वाली सत्ता गृह कार्यपालक मंत्रालय है। नेक्स्ट आते हैं बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक अर्थात जहां धन व्यय करने की ज़रूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है पुनर्विनियोजन। बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की ज़रूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को पुनः विनियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पदोन्नति का सामान्य तौर पर अर्थ है। पदोन्नति का अर्थ है पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पदवी में बदलाव हो जाएगा और वेतन में भी बदलाव होगा। पदोन्नति के लिए आवश्यक है कि पहले की अपेक्षा उससे अधिक दायित्व दिए जाएं, पहले के वेतन से अधिक वेतन दिया जाए। पदोन्नति से तात्पर्य है कि एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर उन्नत होना, उसके साथ ही साथ कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन होना। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन होना पदोन्नति प्रक्रिया का एक अनिवार्य लक्षण है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता? तो ये हो जाएंगे एम कोजर। माइकल कोजर के अनुसार नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, रूटीन प्रक्रिया जो रूटीन प्रकृति होती है, प्रशासनिक संगठन के सदस्यों एवं सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि बातें सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इनका नाम है मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद का अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज़्यादा सतत एवं स्व सुधारक है वह है कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। लोक प्रशासक वह कार्यपालिका का नियंत्रण सभी देशों में किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। उत्तरदायी सरकार में तो प्रशासन पर कार्यपालिका का समुचित नियंत्रण अपेक्षित रहता है, अन्यथा नौकरशाही के राज की कहावत चरितार्थ होने लगती है। नेक्स्ट आते हैं कथन को कारण बताइए। पहला कथन कहता है कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा पदानुक्रमिक संरचना कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोनों कथन सही हैं। चूँकि पदानुक्रमिक संरचना कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करती है, इसलिए कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पहला है मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है? तो मनरेगा का संबंध है रोजगार अवसर प्रदान करना, गरीबी को हटाना और घटाना और विपदाग्रस्त
प्रवसन को रोकना, ये सभी सही हो जाएंगे, लेकिन कृषि संबंधी संकट इनके अंतर्गत नहीं आता। मनरेगा निम्न से संबंधित है। पहला, रोजगार अवसर प्रदान करना। दूसरा, गरीबी को घटाना। तीसरा, विपदाग्रस्त प्रवसन को रोकना। मनरेगा 2005 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में लाया गया था, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण को रुपये 220 प्रतिदिन की दर से प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिए जाने का प्रावधान था। नेक्स्ट आते हैं, विकास प्रशासन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएंगी बताइए। तो इसमें परिवर्तन उन्मुखीकरण होता है, सेवार्थी अभिमुखीकरण होता है, नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण होता है और पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य होता है। उपयुक्त सभी सही हैं। विकास प्रशासन की विशेषताएं निम्न प्रकार होती हैं। पहला, परिवर्तन उन्मुखीकरण होता है। दूसरा, सेवार्थी अभिमुखीकरण होता है। नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण होता है। चौथा, पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य होता है। पांचवा, नवाचार। छठवां, नियोजन। सातवां, प्रभावी एकीकरण और आठवां, प्रगतिशीलता। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के लिए सामान्य है? प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात करता है, परंतु कुछ ही उसे समझते हैं। इनका नाम हो जाएगा जोसेफ नाई। कौन है ये? जोसेफ नाई हैं। जोसेफ नाई ने यह कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान होती है। प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में बात तो करता है, परंतु कुछ ही इसे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण समझौते को आरोही क्रम में क्रमानुक्रमित रूप में बताइए। इनका कालानुक्रम क्या होगा? तो इनमें सन लिखे ही है। तो पहले आती है ओपन स्काई ट्रीटी 1992 में हुई थी। नेक्स्ट आती है केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में हुई। नेक्स्ट आती है ओटावा लैंड माइंस कन्वेंशन 1997 में। और फोर्थ होती है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी SORT 2002 में हुई। शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण समझौते का आरोही क्रम में कालानुक्रम इस प्रकार होगा। पहले आते हैं ओपन स्काई ट्रीटी 1992 में हुई। केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में हुआ। ओटावा लैंड माइन कन्वेंशन 1997 में हुआ और स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी 2002 में हुआ था। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रश्न। पहला, कथन कारण बताइए। शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवीय विश्व में बहुध्रुवीय पल है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है, परंतु वित्तीय रूप से ऋण में है। सैन्यीकरण भी विस्तृत हुआ है। घरेलू रूप से विभाजित एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। 8 सही है। अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है, परंतु वित्तीय रूप से ऋणी है। सैन्यीकरण भी विस्तरित हुआ है। घरेलू रूप से विभाजित एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, परिरोधन कंटेनमेंट नीति किस मत से संबंधित है? तो इसका संबंध है टूमैन सिद्धांत से। परिरोधन नीति कंटेनमेंट टूमैन सिद्धांत से संबंधित है। टूमैन सिद्धांत 1947 में यूरोप में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति टूमैन ने जो नीति अपनाई थी उसे ही टूमैन सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति बुश द्वारा वर्ष 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ ईविल के रूप में किन देशों की पहचान की गई थी? तो इसमें इराक, ईरान और उत्तर कोरिया की बात की गई थी। राष्ट्रपति बुश द्वारा 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ ईविल के रूप में निम्न देशों की बात की गई थी। इसमें इराक, ईरान और उत्तर कोरिया थे। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था? इसको दिसंबर 2005 में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग दिसंबर 2005 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत में 2004 में
टोक्यो समझौते की पहल की। इसके फलस्वरूप जिस संगठन का उद्भव हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम है RECAAP संगठन का उद्भव हुआ। क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत में 2004 में टोक्यो समझौते की पहल की गई। इसके फलस्वरूप RECAAP संगठन बना। नेक्स्ट आते हैं वर्ष 2002 में इराक को जाने वाले संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन एवं निरीक्षण आयोग की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है हैंस विल्क्स। वर्ष 2002 में इराक को जाने वाले संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन निरीक्षण आयोग की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है हैंस विल्क्स। नेक्स्ट आते हैं भारत की वित्तीय नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सबसे कम प्रभावित हुआ है? तो भारत की विदेश नीति सबसे कम प्रभावित होता है मध्य प्रदेश। भारत की विदेश नीतियों को मध्य प्रदेश राज्य सबसे कम प्रभावित करता है क्योंकि यह भारत के मध्य में स्थित है और किसी पड़ोसी देश को छूता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं विविध से संबंधित प्रश्न। पहला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनकी पुस्तकें बताइए। पहले हैं रिचर्ड लोवेंथल, इनका संबंध है वर्ल्ड कम्युनिज्म से। बेंजामिन एल सवाल्ट्स का संबंध है कम्युनिज्म एंड चाइनीज आइडियोलॉजी इन फ्लक्स से। एडगर स्नो का संबंध है रेड चाइना टुडे से। और रिचर्ड एच स्लोमोन का संबंध है माओ रिवॉल्यूशन से। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। रिचर्ड लोवेंथल का संबंध है वर्ल्ड कम्युनिज्म से। बेंजामिन एल सवाल्ट का संबंध है कम्युनिज्म एंड चाइनीज आइडियोलॉजी इन फ्लक्स से। एडगर स्नो का संबंध है रेड चाइना टुडे से। और फोर्थ रिचर्ड एस स्लोमन का संबंध है माओ रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनकी किताबें बताइए। रॉबर्ट माइकल, इनका संबंध है पॉलिटिकल पार्टी से। नेक्स्ट आते हैं सैमुअल हंटिंगटन का संबंध है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशंस एंड इन द लेट 20th सेंचुरी से संबंधित है। और रॉबर्ट डहल का संबंध है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स से। और फ्रांसिस फुकुयामा का संबंध है स्टेट बिल्डिंग गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन द 21st सेंचुरी। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें। पहली आती हैं रॉबर्ट माइकल, इनका संबंध है पॉलिटिकल पार्टी से। नेक्स्ट आते हैं सैमुअल हंटिंगटन, इनका संबंध है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशंस इन द लेट 20th सेंचुरी से। फिर रॉबर्ट डहल, इनका संबंध है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स से। और फोर्थ आता है फ्रांसिस फुकुयामा का संबंध है स्टेट बिल्डिंग गवर्नेंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन दी 21st सेंचुरी से। नेक्स्ट आते हैं क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम निम्नलिखित में से किसने अपनाया था? तो इनका नाम है चार्ल्स टिल्ली के द्वारा। चार्ल्स टिल्ली ने क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम को अपनाया है। नेक्स्ट आते हैं पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक बताइए। पहली आती है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इनका संबंध है डेविड एप्टर से। सेकंड आती है डेवलपमेंट इज फ्रीडम, इनका संबंध है अमर्त्य सेन से। नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, इनका संबंध है सैमुअल पे हंटिंगटन से। और डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, इनका संबंध है सेल्सो फुटाटो से। फुटाटो पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक। दी पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इनका संबंध है डेविड ई एप्टर से। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट इज फ्रीडम, इनका संबंध है अमर्त्य सेन से। फोर्थ आते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर इन
चेंजिंग सोसाइटी, इनका संबंध है शैमुअल पी हैटिंगटन से। और फोर्थ आते हैं डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, इनका संबंध है सेल्शो फुटाडो से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अभिजात वर्ग और उनसे संबंधित कार्य बताइए। पहले आते हैं वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग। जो राजनीतिक अभिजात वर्ग होते हैं इनका संबंध है लक्ष्य प्राप्ति से। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक, सैनिक, वैज्ञानिक, राजनयिक अभिजात वर्ग, इनका संबंध है अनुकूलन से। फोर्थ आता है पुरोहित, दार्शनिक एवं शिक्षक, इनका संबंध है एकीकरण से। नेक्स्ट आते हैं कलाकार, लेखक, शिखर के अभिनेता, इनका संबंध है पैटर्न बनाए रखने से। अभिजात वर्ग और उनसे संबंधित कार्य। वर्तमान राजनीतिक अभिजात वर्ग लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक, सैनिक, वैज्ञानिक, राजनयिक अभिजात वर्ग का संबंध है अनुकूलन से। फोर्थ आते हैं पुरोहित, दार्शनिक, शिक्षक, इनका संबंध है एकीकरण से। और फोर्थ आते हैं कलाकार, लेखक, शिखर के अभिनेता, इनका संबंध है पैटर्न बनाए रखने से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा। इनका नाम है भारत की साम्यवादी पार्टी। भारत की साम्यवादी पार्टी ने जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव डिस्कोर्स, व्युत्पन्न संलाप की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने विकसित की है? तो इसको पार्थो चटर्जी के द्वारा विकसित किया गया है। डेरिवेटिव डिस्कोर्स की अवधारणा पार्थो चटर्जी ने विकसित की थी। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि शासन प्रणाली वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता निरूपित करती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वैमनस्य उपशमन की शुरुआत यूएसए के द्वारा हेजिमोनिक परिस्थिति के क्षय होने और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता ने सामाजिक वैज्ञानिक का संवेदीकरण किया है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ये भी सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। कथन कहता है कि शासन प्रणाली वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता निरूपित करती है, सही है। आर, वैमनस्य उपशमन की शुरुआत यूएसए के द्वारा हेजेमोनिक परिस्थिति के क्षय होने और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता ने सामाजिक वैज्ञानिकों का संवेदीकरण किया है, तो ये भी सही हो जाएंगे, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विफलता के कारण और उनसे संबंधित राज्य बताइए। पहला विफलता का कारण है जनजाति संघर्ष, ये होता है सोमालिया में। नेक्स्ट आते हैं गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतहीन हिंसा, ये होती है लाइबेरिया में, लाइबेरिया। फिर निर्जातीय जनसंहार, ये होता है रवांडा में। और पार राष्ट्रीय युद्ध, इसका संबंध है कांगो से। उपागम और उनकी विशेषता। जनजातीय संघर्ष सोमालिया में होता है। गैर राजनीतिक हितों के लिए अंतहीन हिंसा लाइबेरिया से संबंधित है। निर्जातीय संहार रवांडा से संबंधित है। और पार राष्ट्रीय युद्ध का संबंध है कांगो प्रशासनिक प्रणाली से। नेक्स्ट आते हैं किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का द्वितीय बड़ा रिजर्व और तल का 8वां सबसे बड़ा रिजर्व है? तो ये हो जाएगा रशिया। तल नहीं होगा, तेल होगा। तेल का सबसे बड़ा 8वां सबसे बड़ा रिजर्व है रशिया के पास। रशिया में प्राकृतिक गैसों का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व है, कोयले का दूसरा बड़ा रिजर्व है और तेल का 8वां सबसे बड़ा रिजर्व है। नेक्स्ट आते हैं पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक बताइए। पहला है A Hundred Horizon, द इंडियन ओशन इन द एज ऑफ ग्लोबल एम्पायर, इनका संबंध है सुगातो बोस से। नेक्स्ट आता है ग्लोबल स्विंग स्टेट्स, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, तुर्की एंड द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, इनका संबंध है डेविड क्लीमैन एवं रिचर्ड फांटेन से। नेक्स्ट आते हैं वॉर इन द इंडियन ओशन, इनका संबंध है एडमिरल मिहिर कुमार रॉय से। और समुद्र मंथन सिनो इंडियन राइवलरी
इन इंडो पैसिफिक, इनका संबंध है सी राजा मोहन से। पहले आते हैं उपागम और उनकी विशेषता बताइए। 100 होराइजन द इंडियन ओशन इन द एज ऑफ ग्लोबल एम्पायर, यह शुगातो बोस से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल स्विंग स्टेटस, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, तुर्की एंड द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, डेविड क्लीमैन एंड रिचर्ड फॉन्टेन का है। वार इन द इंडियन ओशन, एडमिरल मिहिर कुमार रॉय की है। और समुद्र मंथन, यह शिनो इंडियन लाइब्रेरी इन इंडो पैसिफिक, सी राजा मोहन से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं उन सैनिक कूटनीतिक का नाम बताइए जिन्होंने बताया है कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित हैं और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में इनकी प्रशंसा की है। तो ये कहा है सन जू के द्वारा। सन जू ने बताया है कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित हैं तथा सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में इसकी प्रशंसा की है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।